अब अगर आप अर्थव्यवस्था को और कुछ तरीके से, हाँ बोलो, कोई पूछना चाहता है? तापस हाथ उठाओ, कैसे ही दबा दिया? अच्छा ठीक है। अब दूसरा चीज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के प्रयोग के आधार पर उसके कुछ स्वरूप डिसाइड किए गए हैं, यानी उसका कुछ नेचर डिसाइड किया गया है कि कोई अर्थव्यवस्था किस तरह का अर्थव्यवस्था है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो आप खेती का काम करते हो। अब खेती अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। अब आप कृषि का काम कर रहे हैं तो ये कृषि कई प्रकार से हो रहा है। जैसे मान लो एक गांव का भूमि का एक टुकड़ा है, इस पे खेती करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गांव का पूरा भूमि का टुकड़ा हम लोगों का बटा हुआ है। ये ए का है, ये बी का है, ये सी परिवार का है, ये डी फैमिली का है, ये ई फैमिली का है, ये एफ फैमिली का है, ये जी फैमिली। इस तरह से हम वर्गीकृत करके रखे हुए हैं। आपको पता ही है गांव का पूरा भूमि का टुकड़ा। अब इसमें भूमि का बंटवारा कर दिया गया है और सभी लोग अपने अपने परिवार अपना अपना खेती का काम करते हैं। एक प्रकार से खेती ऐसा होता है। एक ऐसा भी खेती हो सकता है कि ये पूरे गांव की जमीन है और इसमें गांव के सभी लोग मिलकर के उत्पादन का कार्य करते हैं और जो उत्पादन होता है उसको बांट लिया जाता है। ऐसा हो सकता है, होता है। आपके यहाँ नहीं होता है लेकिन कहीं होता है, दूसरे देशों में होता है। आपके यहाँ भले नहीं होता है, रसिया में होता है, जो समाजवादी देश हैं वहाँ पे होता है, कम्युनिस्ट कंट्री में। भूमि निजी प्रॉपर्टी नहीं होता है, वहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति होता है और लोग मिल करके खेती करते हैं। उत्पादन के बाद उसको आपस में बांटा जाता है, जितना उत्पादन होगा। समझा? होता है। तुम्हारे यहाँ भले नहीं होता है लेकिन होता है। ठीक है। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आपको खेती करने के लिए दोनों पद्धति हो, आप अपना भी करें और यहां पे मिल करके भी करें। ये भी ऑप्शन हो सकता है। या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये कोई काम खेती का काम ना करे बल्कि सरकार या राज्य करे और फिर आपको बांट दे, जो उत्पादन हो आपकी आवश्यकता के अनुसार दे दे। यानी एक ही भूमि को कई तरीके से, कई पद्धति से प्रयोग किया जाता है और उत्पादन के कार्य निष्पादित किया जाता है। इज दैट क्लियर? हम लोगों के यहाँ क्या है? हम लोगों के यहाँ ये सिस्टम है, लेकिन ऐसा भी होता है। ये हमने कृषि का एक उदाहरण दिया है। अब अगर इसी चीज को अर्थव्यवस्था में देखो तो अर्थव्यवस्था में इसी चीज को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में क्या काम किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में वो सारे आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। कौन कौन सा? उत्पादन का काम, वितरण का काम, विनिर्माण का काम, ये सारे काम किए जाते हैं। उत्पादन, विनिर्माण, वितरण, और ये तीन काम से अर्थव्यवस्था संचालित होता है। इसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर इसका निष्पादन किया जाता है। उत्पादन करना हो, जैसे मान लो कोई भी चीज उत्पादन करना है, खाद्यान्न उत्पादन करना हो या कोई खनिज उत्पादन करना हो, कोई भी काम जो सीधे भूमि से हो। वितरण करना है, यानी कि इसको लोगों तक पहुंचाना है, बेचना है, बेचने का काम या पहुंचाने का काम। इसमें विनिर्माण का काम है, यानी उद्योग के आधार पर उद्योग में विनिर्मित किया जा रहा है। हमने खनिज निकाला, उसको लोहा बनाया, स्टील बनाया, हमने प्लास्टिक तैयार किया, हमने खिलौना बनाया, हमने मशीन तैयार की, जो भी किया,
तो ये तीनों के तीनों क्रियाकलाप अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं। अब कल्पना करो, ये तीनों क्रियाकलाप एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक परिवार भी कर सकता है, एक संस्था या फॉर्म भी कर सकता है, एक कंपनी भी कर सकता है। ये सारा का सारा काम कर सकता है, या हो सकता है राज्य या सरकार करे, कोई भी कर सकता है ना। एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, फॉर्म, कंपनी, राज्य या सरकार, कोई भी कर सकता है। तो जो काम ये करेगा, जैसे जैसे ये काम होगा, उसके आधार पर हम अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को उसको अलग नामों से अभिहित करते हैं या संबोधित करते हैं। समझ में आया? आज हम क्या करते हैं? आज हम ये सब कुछ करते हैं, व्यक्तिगत लेवल पर भी करते हैं। हमको अगर मान लो कि प्लास्टिक का दोना बनाना है, तो हम ये काम अपने से करते हैं। मान लो हमको बड़े लार्ज स्केल पे करना है, देन हम क्या करते हैं, कंपनी लेवल पे करने लगते हैं, फॉर्म लेवल पे करने लगते हैं। और कुछ काम ऐसा होता है जैसे सरकार करती है, आप नहीं करते हैं। जैसे रेलवे चलाना है, सड़क बनाना है, रेलवे चलाना है, बारूद का काम करना है, तो कुछ ऐसे काम जो अभी सरकार अपने हाथों में रखी है, बाकी सब कुछ दे दिए, तो वहां पे सिर्फ सरकार ही करती है। तो तीनों तरह का कार्य होता है, तीनों प्रकार का कार्य होता है। इसीलिए हम अर्थव्यवस्था को भी इसी के आधार पर कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। यानी कि उसके कार्य पद्धति के आधार पर उसका स्वरूप निर्धारण करते हैं। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे क्या ये करते हैं। आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है? उत्पादन, विनिर्माण और वितरण, यही होता है ना। और आजकल सेवा भी आ गया है, तो अर्थव्यवस्था का वो भी हिस्सा है, सेवा। तो हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको जान लेते हैं तब कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो आजकल 5 प्रकार का हो गया, पहले 3 ही प्रकार का था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। आजकल क्वार्टरनरी और 5th भी आ गया है, क्योंकि नए नए गतिविधि आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये जो प्रयोग हम पूछे, इस प्रयोग के आधार पर अर्थशास्त्र को मुख्यतः अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कैपिटल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है, अब क्या है पूंजीवादी हम आगे बताएंगे, अभी कैसे क्या होता है इसमें। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हाँ, जो अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन, विनिर्माण, वितरण, सेवा, यही सब होता है ना अर्थव्यवस्था में, जैसा हमने बोला। और उस अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप में कोई भी शामिल होता है, व्यक्ति भी, परिवार भी, संस्था भी, फर्म भी, कंपनी भी, राज्य और सरकार भी, ये हमने बात किया। तो उसी क्रियाकलाप के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को अलग अलग नामों से अभिहित करते हैं, उनके कैरेक्टर के आधार पर कि अर्थव्यवस्था में किसके नियंत्रण में या किसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप किया जा रहा है, उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनमें अंतर क्या है ये इसको समझना। पूंजीवादी शब्द, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, धन। अब जिसके पास धन होगा वही काम करेगा, जितना ज्यादा धन होगा उतना ही ज्यादा उसका इकोनॉमी पे कंट्रोल होगा, उतना ही ज्यादा वो उत्पादन करेगा, उतना ही ज्यादा वितरण करेगा, उतना ही ज्यादा वो विनिर्माण करेगा। आज जैसे देख लो, जो विकसित कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी है। वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 1000 रुपए लगा के भी अपना काम लोग शुरू कर देते हैं, उत्पादन का काम करने लगते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, 5000 रुपए है, 2000 रुपए है, खेती में लगाइए और उत्पादन कीजिए। 5000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया का एक छोटा सा मशीन लाइए, दोना बनाइए और बेचिए। नहीं, लेकिन कैपिटल इकोनॉमी में लार्ज स्केल पे
पूंजी निवेश किया जाता है और उत्पादन का काम किया जाता है। तो भारत में ये भी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, भारत में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फाइनली हम भारत को इस मुकाम पे देखते हैं। ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब है। तो थोड़ा थोड़ा सब होने के कारण हम इसको इस नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं हम आगे, और कैसे जानते हैं हम आगे बात करेंगे। तो कैपिटल इकोनॉमी किसको कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लिख लो इस अर्थव्यवस्था, ये इसका एक तरह से एग्जाम्पल आपको देखना है तो यूरोप और अमेरिका में आपको मिलेगा कैपिटल इकोनॉमी। यूरोप और अमेरिका में ये जो विकसित देश हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करते हैं और उसमें लोग नौकरी करते हैं, उसमें सहयोग देते हैं। ठीक है। कैपिटल इकोनॉमी में संपत्ति पर या प्रॉपर्टी पर आप लिख सकते हैं कि कैपिटल इकोनॉमी में संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो निजी होता है, जो संपत्ति है वो निजी होता है कैपिटल इकोनॉमी में। मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी का जो मालिक है उसी का वो कंपनी है, हम और आप सिर्फ उसका मजदूर है, लेबर है, कर्मचारी है या कर्मकार है, काम करते हैं। संपत्ति निजी होता है उसका, जब चाहेगा तब, जैसे चाहेगा तब अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। कैपिटल इकोनॉमी में उत्पादन के सभी उत्पादन, दूसरी विशेषता हम लोग बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, और उत्पादन आप कह सकते हैं कि कैपिटल इकोनॉमी में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। यानी निजी कहने का मतलब है जो पैसा लगाएगा वो काम करेगा। निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। राज्य की भूमिका या सरकार की भूमिका इसका नियमन करने के लिए सिर्फ कानून बना सकती है, और राज्य इसमें सिर्फ कानून बना सकता है। कोई काम वो नहीं करता है कि उत्पादन का काम या संपत्ति का बनाने का काम या बेचने का काम या खरीद, ये सब काम नहीं करेगा। ये सब काम कौन करेगा? कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति है, जो कर रहे हैं बिजनेस, चाहे बड़े स्तर के पूंजीपति हो या छोटे स्तर के पूंजीपति, वो सारा काम वो करेंगे। राज्य क्या करेगी या सरकार क्या करेगी कि कुछ नियम निर्धारित कर देंगे कि भाई आप इन सब चीजों का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना होगा, आपको इस दायरे में उत्पादन करना होगा, आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वगैरह वगैरह, जो भी नियम बना करके इस पर नियंत्रण करती है। बाकी बिजनेस और व्यापार यानी उत्पादन, वितरण और सेवाओं के कार्य करने में वो स्वतंत्र होते हैं, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, आज भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, राज्य आपको कुछ टैक्स लगा देती है, कुछ नॉर्म्स लगा देती है, कोई नियम लगा देती है, और उसी दायरे में आप स्वतंत्र होकर के उत्पादन का कार्य करते हैं, वितरण का कार्य करते हैं। समझ में आया? इसके अंतर्गत राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। राज्य न तो उत्पादन का काम करता है, न तो वितरण का काम करता है, कोई काम नहीं करता। तीसरा इसकी विशेषता है, राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं निभाती है। ये सब पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथी विशेषता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती है या बाजार के सिद्धांतों पर काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की चौथी विशेषता, यह बाजार के सिद्धांतों पर काम करती है। मार्केट में जो चलेगा
मार्केट में जैसा प्रचलन है उसी अनुसार से वो काम करता है। किसी चीज का कितना उत्पादन करना है वो मार्केट से डिसाइड हो जाता है, लोगों में क्या डिमांड है। अगर मार्केट में डिमांड है कि भाई काला रंग का इस साइज का मार्कर, इस क्वालिटी का मार्कर का मांग बहुत है, देन उत्पादन इसका बढ़ जाएगा। इसमें सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती, वो पूंजीपति अपना उत्पादन बढ़ा देंगे। पता चलेगा इसका मांग बहुत है और सप्लाई कम है, तो उत्पादक वर्ग इसका प्राइस हाई कर देगा, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी कि मार्केट के सिद्धांत पर या बाजार के मांग और नियमों के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यवहार किए जाते हैं। समझ में आया? नहीं, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल किस, ये भी मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट में हाई हुआ प्राइस, देन आपको हाई हो जाता है। वहां से आप ओपेक कंट्री से खरीद करके लाते हैं, खाड़ी कंट्री से लाते हैं, या रसिया से ला रहे हैं, या अमेरिका से ला रहे हैं, या किसी कंट्री से भी ला रहे हैं, तो वहां पे प्राइस हाई हुआ, दिन यहाँ भी प्राइस हाई हो जाता है बाजार की शक्ति द्वारा। हाँ क्या सरकार के लिए नहीं है, सरकार उस पर टैक्स लगा करके, हाँ पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवाद के लिए नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है बाजार के अनुसार। बाजार में मान लो अभी देखो, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो रसिया का तेल जो पहले यूरोप को बेचता था तो कीमत अच्छा मिलता था उसको, अब यूरोप खरीद नहीं रहा था, अमेरिका ने मना कर दिया था कि नहीं खरीदना है, तो रसिया ने क्या किया, रसिया स्वतंत्र था भैया, वो अपना दूसरे व्यक्ति को दे, भारत को कम कीमत पर देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका बिक नहीं रहा था, तो बाजार में उसका मांग कम था, दिन बाजार में मांग बनाए रखने के लिए उसने अपना कीमत कम कर दिया। ये पूरी तरह से मार्केट के अनुसार काम करता है। अब सरकार के हस्तक्षेप से कि नहीं, कि सरकार का मन किया तो कीमत बढ़ा दिए, मन किया तो घटा दिए। सरकार टैक्स कम कर सकती है, टैक्स ज्यादा लगा सकती है। आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ जो पेट्रोल का कीमत है पूरी की तरह मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आज सोच लो, आज कल्पना करो, आज जितना तेल का मांग है, मान लो हर दिन हमको 1 लाख बैरल तेल का डिमांड है मार्केट में, तो हमने 100 रुपए लीटर करके रखा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन पता चला कि घट करके इसका कीमत हो गया 50 बैरल, 50,000 बैरल प्रतिदिन। सपोज प्रतिदिन 50,000 बैरल इसका डिमांड हो गया, तब हम क्या करेंगे भैया, मेरे पास सप्लाई बहुत है, तो उसका क्या करेंगे, मार्केट प्राइस उसको घटा देंगे ताकि लोग अधिक से अधिक कंज्यूम करें। अब इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सरकार टैक्स ले सकती है कि भैया हमको इतना % टैक्स चाहिए, इतना बिकेगा देन इतना हमको टैक्स चाहिए, बस। वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करती है सरकार, वो टैक्स लेती है। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है? मार्केट करता है। सप्लाई कौन डिसाइड करता है? मार्केट करता है, न कि सरकार। सरकार नहीं करती है प्राइस डिटर्मिनेशन, सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिसाइड करती है। सरकार सब्सिडी देती है, रियायत देती है, जैसा कि हमने बोला था कि सरकार कुछ नियम और कानून के माध्यम से इसको विनियमित करती है, न कि उसमें हस्तक्षेप करती है कैपिटल इकोनॉमी में। समझ में आया? लिख लो, क्या लिख रहे थे? क्या लिखे थे? बोलो फटाफट बोलो, क्या लिखे आखिरी लाइन? हाँ, पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस क्या लिखे? बोलो जल्दी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाजार के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तथा मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण, जिसमें वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन तथा उसका कीमत निर्धारण
बाजार की शक्ति यानी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार की शक्ति मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो मांग भी किसी भी कारण से प्रभावित हो सकता है और पूर्ति भी, सप्लाई भी किसी भी कारण से प्रभावित हो सकता है। यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बाजार के द्वारा प्रभावित हो सकता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि रसिया का तेल का मांग कम हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वॉर हुआ, यूरोप अब उसका तेल नहीं खरीदेगा, उसके बदले में अमेरिका अपना तेल बेच रहा है। तो अब रसिया क्या करेगा? अपना तेल का, उसका तेल स्टोर है भाई, उसको बेचना है, उसको खरीदार चाहिए। तो यहाँ जो इंडियन खरीदार हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम इतने में लेंगे, तो कह रहा है ले भाई इतना ही मिले, मेरा नहीं बिक रहा है तो क्या करेंगे हम। अब मान लो आप ही लोग हैं, आप लोग क्या हैं? आप लोग हमको, जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हम भी बाजार के शक्ति से कंट्रोल हो रहे हैं। कैसे? अब आप हमारा कीमत जितना लगाएंगे उतना ही में हम बिकेंगे। अब मान लो हम कीमत बहुत ज्यादा हाई कर दिए तो आप नहीं खरीदेंगे, हमारी सेवा नहीं लेंगे आप। तो इसका मतलब यह है कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी वितरण हो रहा है, वो एज पर डिमांड और एज पर सप्लाई हो रहा है। अगर मान लो मेरे पास टाइम नहीं और आपकी डिमांड है कि सर आप मुझे पढ़ाइए, दिन हमारा कीमत बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए, और अगर पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा कीमत लेंगे। तो डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों मार्केट पर निर्भर करता है। ये कैपिटल इकोनॉमी का कैरेक्टर है, चौथा विशेषता। ठीक है, पांचवा और आखिरी विशेषता, कैपिटल इकोनॉमी में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण पर बाजार का नियंत्रण होता है, न कि सरकार का। उत्पादन और वितरण पर बाजार का नियंत्रण होता है। कितना उत्पादन होगा वो डिमांड डिसाइड करेगा, मांग निर्धारित करेगा। मान लो हम एक फैक्ट्री बनाए हैं, उस फैक्ट्री में हम मार्कर बनाते हैं। अब हम कितना मार्कर उत्पादन करेंगे? क्या 1 लाख मार्कर उत्पादन कर दें? पता चला कि भैया 1 लाख उत्पादन किए हैं लेकिन यहाँ खरीदार तो 500 ही है, तो क्या हम 1 लाख उत्पादन करने जाएंगे? आगे बंद कर देंगे ना, बोलेंगे ना उतना नहीं करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, बाजार में खरीदार नहीं है। अब मान लो 1 लाख उत्पादन किए हैं और मार्केट में खरीदार बैठे हुए 2 लाख, तो हम क्या करेंगे? उत्पादन बढ़ाएंगे, और अगर 500 ही मांग है, 1 लाख हम उत्पादन कर दिए हैं, तो उत्पादन घटाएंगे। यानी बाजार ही निर्धारित करता है कि हम कितना उत्पादन करेंगे और कितना उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाजार ही निर्धारित करेगा कितना वितरण होगा, यानी कितना बाजार में लाया जाएगा, तो मांग पर निर्भर करेगा और सप्लाई पर। मान लो हम असक्षम है कि हर एक महीना 1 लाख हम मार्कर नहीं बना सकते हैं और डिमांड है हर एक महीना 1 लाख का, तो क्या होगा भैया? इसका कीमत बढ़ जाएगा। यानी कीमत भी बाजार से निर्धारित हो रहा है, उत्पादन भी बाजार से निर्धारित हो रहा है, और वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बाजार से निर्धारित हो रहा है। तो ये सारे के सारे एक्टिविटी जब एज पर डिमांड और एज पर सप्लाई होने लगे तो ये होता है कैपिटल इकोनॉमी। यानी कैपिटल इकोनॉमी में ये सब चीज मिलता है। क्या है इकोनॉमी? तो इकोनॉमी में उन 3 क्रियाकलापों को हमने देखा था। उन तीनों क्रियाकलापों में अगर निजी स्वामित्व हो, बाजार डिसाइड करता हो, सरकार का हस्तक्षेप ना हो, पूंजी लगाना पड़ता हो, इस तरह का प्रैक्टिस अगर हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है।